हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल का अपना जो टॉपिक था वो था करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर लूप पर टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये देखना है, देखो कल हमने जो एक फॉर्मूला डिराइव किया था वो था एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप था इस टाइप से, ठीक है। और जो एक मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखा हुआ था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाला जो टॉर्क की वैल्यू थी वो थी टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, ओके, एन आई ए बी साइन थीटा। और यहाँ पर जो एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई फ्लोइंग करंट थ्रू दिस लूप, ए एरिया एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चारों क्वांटिटी है आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही ये एंगल क्या था, एंगल इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट m होता है, या फिर आप इसको ए की डायरेक्शन में बता सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर या m की डायरेक्शन और इसके साथ साथ जो आपका ये थी मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल था ये, ठीक है ना। हम इसी को यूज करके आज हमारे पास एक नया ये डिवाइस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ओके। अल्टीमेटली इट्स वर्क इज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन मैग्नीट्यूड कैन बी डिटेक्टेड, ओके। अगर करंट का बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट है तो ये मैग्नीट्यूड को भी डिटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज करंट को मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अलग डिवाइस होता है जिसको हम एमीटर कहेंगे, ठीक है। और एमीटर कैसे तैयार करते हैं इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, वो भी हम यहीं पर इसी आज के टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये है, सबसे पहले एक दो मैग्नेट्स होंगे, एक नॉर्थ पोल के लिए होगा और एक होगा साउथ पोल। ये दो मैग्नेटिक पोल्स है, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ये कर्व हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियल होना चाहिए, ठीक है। कर्व क्यों लिया है ये वाले पोल्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होना चाहिए। रेडियल होने का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर इनसे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सेंटर के टुवर्ड्स मूव करनी चाहिए, और साउथ के अंदर एंटर करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके सेंटर की तरफ से ही आनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको हम रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, ये जो आपका कर्व बन रहा है, ठीक है, सेमी सर्कुलर टाइप का ये जो कर्व बन रहा है, इसके सेंटर की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बना सकते हैं, ठीक है। कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हो, इट्स अप टू यू हाउ मच स्पेस यू हैव कंज्यूम्ड इन योर डायग्राम, ओके। तो दिस इज आवर प्लेसमेंट ऑफ पोल्स, ओके। ये पोल्स का प्लेसमेंट है और यहाँ पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियल होगा। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, यहां पर इसके सेंटर में, इन दोनों के बीच में हमें एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखना है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप हो गया। इसका जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप जो हमने कल डिस्कस किया था वही लूप है ये। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा a, और इसके अंदर से जो करंट फ्लो होने वाली है वो होगी I, ठीक है। और ये किस में रखा हुआ है, ये इन दोनों पोल्स के जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए एक एडवांटेज है। अब देखो, फर्स्ट थिंग ये है कि आपने इसको पिवोट किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, जिससे कि अब ये क्या है, फ्री रोटेट हो सकता है, ठीक है। रोटेट क्यों होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर से इसके थ्रू कोई करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में लूप के अंदर से करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क के कारण ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अब
रोटेट जब ये करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो फ्री रोटेट करेगा तो होगा नहीं, मेजरमेंट होगा नहीं, तो इसकी मोशन को अपोज करने के लिए हम यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग, टॉर्सनल स्प्रिंग लगाइए जो क्या है, इसको रोटेट हो सके। स्प्रिंग एक तो कंप्रेशनल होती है, ठीक है, जो इसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, एक होती है टॉर्सनल जिसको हम रोटेट करके भी काम में ले सकते हैं। तो यहां पर वो वाली स्प्रिंग है। अब क्या होगा, यहां पर फिर एक इसके साथ रेक्टेंगुलर लूप के साथ एक हम इंडिकेटर लगा देते हैं, जिसको आप नीडल भी कह रहे हो। यहाँ पे जो ऊपर जो आपके पास स्केल होता है ना, ये 0 लाइन हो गई, ये 1 हो गया, फिर इधर 2 हो गया, 1 ही इधर हो गया, नेगेटिव में मान लो इसको, इधर ये 2 हो गया और ये नेगेटिव में 2 हो गया। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए बताया है। अगर आपने इस राइट साइड को पॉजिटिव कंसिडर किया है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। नंबर लाइन से आप ऑटोमेटिकली ये जानते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखना यहाँ पर क्या है, इसको वर्किंग हमने साथ साथ ही डिस्कस की है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कैसे वर्किंग कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं। 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं, कर्व होंगे, जिसके कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप जो है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया a है इसका, और इसके अंदर से करंट फ्लो होने वाली I होगी। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर लूप के साथ हमने एक टॉर्सनल स्प्रिंग लगा दी है। ठीक है ना, एक स्प्रिंग अटैच की है जिसका कोई ना कोई एक टॉर्सनल कांस्टेंट होगा। वो टॉर्सनल कांस्टेंट हम k मान लेते हैं, k कंसिडर कर लेते हैं। k भी कंसिडर कर सकते हैं, c भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई लोग x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। k या c मोस्टली यूज करते हैं लोग। ठीक है, फिर अब इसके साथ एक अटैच किया हुआ नीडल जो कि स्केल पर कनेक्ट, स्केल की तरफ पॉइंटेड है, कि जिधर भी करंट की डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करके आपको करंट की डायरेक्शन ये दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है वर्किंग। वर्किंग क्या होगी, देखो जब यहां से इस करंट कैरिंग लूप से ये बाहर किसी सर्किट में जब कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये बाहर का सर्किट है। ठीक है, ये बैटरी है, बाहर का सर्किट मैंने एक सिंपली ऐसे बनाया है। ठीक है ना, अब इस सर्किट से अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसके थ्रू करंट एंटर कर रही है, तो करंट एंटर करने से यहां पर क्या होगा, यहां पर करंट एंटर करने से इसके अंदर एंटर करेगी, तो ये रेक्टेंगुलर लूप है। रेक्टेंगुलर लूप पर अगर करंट एंटर करेगी तो यहां पर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने के कारण ये क्या है, अपने जो सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन से एक किसी भी एक साइड में मूव करेगी इस डायरेक्शन में, और जब ये मूव करेगी उसी टाइम पे हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, और ये स्प्रिंग हमेशा अपने आप को रिस्टोरिंग फोर्स देगी इसको, और जैसे ही इसकी मोशन को ये अपोज करेगी, ये वापस अपनी एक कंडीशन में स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे ये कोशिश करेगा तो अपने आप ये स्टेबल होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या दिया जाएगा, इंडिकेशन दे देगा, और ये आपको पॉइंटर करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी वर्किंग होगी। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है ये देखना आपको। इसका प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ये होगा, देखो आपको सीधा सा पता है कि रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कौन, एक रेक्टेंगुलर लूप, तो उसी के ऊपर ये वर्क करता है। तो देखो इसके ऊपर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ऑन लूप, करंट कैरिंग लूप ऑब्वियसली, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए बी साइन थीटा, ये आपके पास इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट के कारण टॉर्क जनरेटेड है, वो आ गया। कल भी हमने ये डिराइव किया था। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर एक और टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, लूप के ऊपर एक और टॉर्क कौन सा, ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग है।
स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क, इसकी वैल्यू देखना यहाँ पे, टाउ इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो ये आपके पास सेंटर लाइन है, इसके साथ ये कितना एंगल बना रही है निडल, ठीक है, तो ये थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और के इसका टॉर्सनल कांस्टेंट हो गया। तो ये भी क्या होता है, इसका टॉर्क के इक्वल होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो दोनों टॉर्क है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाले जो टॉर्क है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क इक्वल होंगे। सो आप लिख सकते हो के थीटा इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू एन आई ए, सॉरी वन मोर सेकेंड, यहां पर ये जो एंगल है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के और रेक्टेंगुलर लूप के कारण ये एंगुलर मैग्नेट, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा को आप 90 कंसिडर कर लो, ठीक है ना। थीटा को अगर हम 90 कंसिडर कर लोगे तो ये वाला जो टॉर्क है ऑटोमेटिकली आपके पास साइन थीटा की तो वैल्यू 1 आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी एन आई ए बी, एन आई ए बी आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये एन आई ए बी ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके 90 डिग्री पर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, इसलिए आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो थीटा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी अपॉन के, एन आई ए बी अपॉन के। अब आप यहां से देख सकते हो करंट का मेजरमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स रेक्टेंगुलर लूप के कांस्टेंट होंगे, ए एरिया कांस्टेंट होगा, के स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट ये कांस्टेंट होगा, और बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आपने एक बार मैग्नेटिक पोल्स प्लेस कर दिए यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। तो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, ये केवल और केवल इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, करंट पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये तो आपका गैलोनोमीटर हो गया कि गैलोनोमीटर एक करंट को इस तरफ से मेजर करता है। अब अगर करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, डिफ्लेक्शन देगा। अगर करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो रही है तो ये दूसरी डायरेक्शन में भी आपको डिफ्लेक्शन दे सकता है, ठीक है ना। इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या है ये देखते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को हम IS से डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर आपने देख लिया कि सेंसिटिविटी नाम आते ही कितना है कि हाउ मच करंट, हाउ मच स्मॉल करंट इट कैन सेंस बाय इट्स एबिलिटी। ओके, इसकी एबिलिटी जिसके कारण ये स्मॉलेस्ट करंट को मेजर कर सके, और वो डिफाइन कैसे करता है वो देखना जरूरी है आपको, ठीक है। वो डिफाइन इस तरीके से करता है, डिफ्लेक्शन इन नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज नोन एज ए करंट सेंसिटिविटी। ओके, देखो आप यहाँ पे IS इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन, थीटा है डिफ्लेक्शन, और पर यूनिट करंट बनाना है ना इसको, तो इसको पर यूनिट करंट बनाने के लिए करंट से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, ठीक है, आपने बना दिया ये। अब इसके बाद क्या होगा, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू है थीटा की, थीटा इक्वल्स टू NIAB अपॉन के, और नीचे I पहले से है तो ये I से I कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या बन गया, NAB अपॉन के इक्वल्स टू IS। दिस इज आवर करंट सेंसिटिविटी, NIAB। अब एक बात देख सकते हो, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा करंट को अच्छे से मेजर कर पाएगा, सेंस कर पाएगा। और टॉर्सनल कांस्टेंट अगर कम होगा तो ये करंट को सेंस कर पाएगा कौन, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, देखो
वोल्टेज सेंसिटिविटी है Vs, इसको आप Vs से रिप्रेजेंट करते हो। और जैसे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है कि हाउ मच वोल्टेज इट कैन सेंस, कितना कम वोल्टेज से भी ये डिफ्लेक्शन दे देगा, वो है। और इसका आप अगर डिफाइन करना चाहो तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज ए वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये आ जाएगा Vs इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो थीटा की वैल्यू क्या है, NIAB अपॉन K, ये तो थीटा की वैल्यू है, और V नीचे आ जाएगा। आपको अब एक बात और पता है क्या, V को आप इसको चेंज कर सकते हो, V को NIAB K इंटू IR, I फॉर करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। तो जितना अब इसका रेसिस्टेंस है वो भी आ गया यहाँ पे। तो अब ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, Vs इक्वल्स टू NAB अपॉन NAB अपॉन KR, ये आपके पास किसकी होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन K पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी NAB अपॉन K पर डिपेंड कर रही है, और साथ ही साथ ये इसके रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये ध्यान रखने की है कि यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी विद द राइज इन करंट सेंसिटिविटी। ओके, क्यों है ऐसा? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करोगे तो साथ ही साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। केस बताता हूं मैं आपको कैसे। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हो, एरिया इंक्रीज कर सकते हो, बी इंक्रीज कर सकते हो, और के को इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर ये 4 चेंजेस अगर आप करोगे ना तो आपके पास करंट इंक्रीज होगी, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ वोल्टेज वाली केस देखें तो वोल्टेज के लिए देखो ये IS का लिखा है मैंने, अब मैं यहां पर आपके सामने VS का भी लिख देता हूं। इसमें देखना क्या है, एरिया इंक्रीज करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, बी इंक्रीज करोगे इंक्रीज होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। के डिक्रीज करोगे ये भी डिक्रीज होगी, के डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर से इंक्रीज होगी। लेकिन अब मैंने आपके सामने यहां पर एन इंक्रीज किया तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी? 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा इसके लिए आपको। सामने फॉर्मूला देखकर ये लग रहा है कि हाँ भाई होगी, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, बट द ट्रूथ इज डिफरेंट। बट अगर आपने इस फॉर्मूले में n की जगह आपने ट्वाइस ऑफ n प्लेस कर दिया, ट्वाइस ऑफ n रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से उस वायर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और जब वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो आपको पता है इस बात का, क्या पता है कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 2R हो जाएगा। n अगर ट्वाइस n होगा तो R भी ट्वाइस R हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू रख के देखो यहां पर, अगर n becomes 2n and R becomes twice of R, n अगर 2n होगा तो R तो 2R होगा ही होगा, ये तो सबको पता है आपको, ठीक है। अब मैंने यहां पर Vs इक्वल्स टू V डैश, नई जो सेंसिटिविटी आएगी उसको लिखा है मैंने 2n A B अपॉन K इंटू 2R, 2 से 2 कैंसिल आउट, n A B अपॉन के आर इक्वल्स टू वी डैश एच। और ये किसके इक्वल है, ये वी एस के इक्वल है, पहले वाली जो सेंसिटिविटी है इसी की इक्वल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो ही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना आप इसको। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो ये केवल डायरेक्शन को सेंस करके बता रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो यूज है वो करंट को मेजर करने के लिए और वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी होगा। और वो कैसे होगा वो देखते हैं हम, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ओके, G2A। आपको मैं बता दूं,
कि ये आपके सिलेबस में ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे ऐसी कोई दिक्कत रहेगी नहीं कि समझ में नहीं आया, ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सबसे पहले आपको एमीटर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर कर सके, ठीक है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट, ओके। अब करंट को मेजर कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू द एमीटर, ओके। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होनी चाहिए और खुद करंट को कम से कम ब्लॉक करना चाहिए। और कम से कम ब्लॉक कब करेगा करंट को, जब इसका खुद का रेसिस्टेंस मिनिमम होगा या कम होगा। और रेसिस्टेंस कम कब होता है, जब आप कोई भी रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। और जब रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ज़्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो होगी और वो कंप्लीट करंट को मेजर करेगा खुद अनब्लॉक किए, खुद ब्लॉक किए बिना, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने आपको बता दिया कि एमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टेंस कम होने का मीनिंग है कि इसके अंदर से जो इसके थ्रू जो रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो किस में, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए शंट रेसिस्टेंस इनटू इट्स पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। जो रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो शंट रेसिस्टेंस होगा क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसका खुद का जो रेसिस्टेंस है वो मैं G ही कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, G है। और यहां पर इसके पैरेलल में आपने एक S रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। S रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो अब यहां पर इस S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज देखो आपको गिवन क्या होगा, आपको ये गिवन होगा resistance of a galvanometer is G. This one, okay. And now we have to measure current from 0 to I ampere, okay. 0 to I ampere करंट मेजर करना है, तब इसके लिए क्या केस आएगा। देखो यहाँ पर 0 to I एम्पियर करंट अगर मेजर करना है ना तो उसमें 0 भी होना चाहिए, 0.5 भी होना चाहिए, 1 एम्पियर भी आना चाहिए, 2 एम्पियर भी आना चाहिए, और I तक जितने भी वैल्यूज है सभी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये I की वैल्यू 0 to 1 एम्पियर हो सकती है, 0 to 2 एम्पियर हो सकते हैं, 0 to 3 एम्पियर हो सकते हैं, 0 to 4 एम्पियर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस गैल्वेनोमीटर में एक होगी फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट क्या होती है, देखो ये आपके पास सपोज एक स्केल है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका गैल्वेनोमीटर की स्ट्रक्चर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। फुल स्केल करंट वो होगी जो करंट फ्लो के, ये जो नीडल है, जो इंडिकेटर है इसका, ये जस्ट इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को जस्ट टच करके निकले, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हो, लेकिन स्ट्राइक ना करे, उसको एक झटका ना दे, ठीक है। ये एकदम उसको स्मूथली वहां तक जाए, टच करे और करंट कम होने पर वापस लौट के आ जाए, ठीक है ना। तो इतना होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट, कि यहां से 0 से लेकर ये मान लो 10 मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, जितने डिफ्लेक्शंस है सबको कवर करके आए, वो होती है फुल डिफ्लेक्शन करंट, ओके। और फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो देखना है यहाँ पे 0 to I। अब ये इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से अगर I करंट फ्लो हो रही है तो I करंट से फुल डिफ्लेक्शन करंट के इक्वल करंट IG इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग करंट कहां से पास होगी, रिमेनिंग करंट पास होगी इस शंट रेसिस्टेंस से, I माइनस IG, ठीक है। I इसके थ्रू पास हो रही है, I माइनस IG शंट रेसिस्टेंस के थ्रू पास हो रही है। अब क्या करेगा, देखो ये IG तो कब फ्लो होगी, जब इसके अंदर मैक्सिमम I करंट फ्लो होगी। लेकिन I से अगर थोड़ी कम करंट फ्लो हो रही है अगर सर्किट में, जो आपको मेजर करनी है, तो ये IG क्या हो जाएगी, यहां पर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू होने वाली फ्लो होने वाली करंट IG से थोड़ा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इसका मतलब क्या है, इसका डिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम आएगा। तो उस प्रोपोर्शनल वैल्यू को मेजर करके आप करंट को डिटरमाइन कर सकते हो। ये आपका करंट का मेजरमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना इसके अंदर कितना होता है। अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में जब कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर पता होगा, पैरेलल में जब कनेक्शन होता है तो
दोनों रेसिस्टेंसेस पर वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू देखो कैसे देंगे, दोनों में इक्वल वोल्टेज होगा। तो आपको पता है यहां पर कितना वोल्टेज है, VG, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू VS, वोल्टेज अक्रॉस शंट रेसिस्टेंस। ठीक है, कई बार ये स्टेप हम लिखते हैं, कई बार हम ये स्टेप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप से भी हो जाता है। VG की वैल्यू क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस इनटू रेसिस्टेंस, IG इनटू G। ओके, VS क्या है, करंट इनटू इट्स रेसिस्टेंस इनटू S। तो यहां पर S की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, S की वैल्यू आ जाएगी S की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ सही है, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। ये आपके पास इतना शंट रेसिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है यदि आपके पास गिवन प्रॉपर्टीज है। अब आपको गिवन क्या होगा, गिवन होगा IG, फुल डिफ्लेक्शन करंट गिवन होगी हमेशा। आपको गिवन होगा G फॉर रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, एंड I फॉर द मैक्सिमम करंट यू वांट टू मेजर द रेंज ऑफ एमीटर, ये मान लिया आपने। ठीक है ना, तो ये सब तो हो गई इसके पास S की वैल्यू के लिए इतनी मैग्नीट्यूड का शंट रेसिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है। अब हमारे पास है इसका नेट रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, ये कितना होगा देखो, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हमें पता है G है, एमीटर, ओके, एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, G रेसिस्टेंस एंड S रेसिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R इक्वल टू 1/S प्लस 1/G। ठीक है, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा SG/S प्लस G, ये आपके पास इसका इक्वलेंट रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट एमीटर। अब हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि ये वोल्टेज को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करना भी करंट को मेजर करने के जितना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल थोड़ा सा इजी रहेगा। अब वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करे वो क्या होगा, वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस होगा वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को कैसे डिजाइन करोगे, देखो वोल्टमीटर में वोल्टेज मेजर करते हो, वोल्टेज कब मेजर हो सकता है, जब उसके थ्रू, खुद के थ्रू फ्लो होने वाली करंट मिनिमम हो। अगर उसके अंदर से करंट फ्लो अगर होने लग जाएगी, जो पैरेलल में जिसके अक्रॉस वोल्टेज कनेक्ट करना है उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। और अगर वहां पर करंट कम हो गई तो वोल्टेज की जो वैल्यू मेजर करके देगा वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी एक्चुअल वैल्यू से कम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा केस हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर का खुद का रेसिस्टेंस मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। और जब मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर ज्यादा रेसिस्टेंस किस में होता है, जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, G टू V में कन्वर्ट करने के लिए रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये आपका G रेसिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर हो गया। इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, G है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G है यहाँ पे, और इसके पैरेलल, इसके सीरीज में ही आपने एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको 0 टू V वोल्ट तक का पोटेंशियल मेजर करना है, 0 टू V वोल्ट तक का पोटेंशियल मेजर करना है। तो यहां पर इस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल कितना होना, इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करने वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये डिफाइन करनी है। तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या, कितनी है, यहां से जो करंट फ्लो होगी इस गैल्वेनोमीटर में वो फुल डिफ्लेक्शन करंट से ज्यादा फ्लो ना हो। ठीक है, अगर V वोल्टेज है तो यहाँ पे ना तो फुल डिफ्लेक्शन से ज्यादा होनी चाहिए करंट, ना ही कम होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या बता देगा, वोल्टेज की वैल्यू बता देगा। अगर मान लो यहां पर वोल्टेज V की वैल्यू थोड़ी कम हुई, अगर कम हुई तो ये क्या करेगा, IG की जो वैल्यू है ना, ये भी थोड़ी यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अगर करंट कम हुई तो वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी, और वोल्टेज को आपको ये कम वोल्टेज मेजर करके देगा। मीन जो आपका 0 से लेकर V वोल्ट तक जितनी भी वैल्यूज आएगी वो सबको मेजर कर देगा ये। ठीक है ना, तो यहां पर देखो G R दोनों सीरीज में है,
तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है ये बताना है। तो वोल्टेज, या आप इसको अगर टेक्निकल वर्ड में लिखते हो तो आपको लिखना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, देखो V इक्वल्स टू आई करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डिवाइस इंटू G प्लस R। ठीक है, यहां पर इतना आपको R का रेसिस्टेंस का फाइंड आउट करना है। इस R को अगर फाइंड आउट करना तो देखो यहाँ पे G प्लस R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी। यहाँ पे G इसका ऑलरेडी रेसिस्टेंस गिवन है, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस G। इतना रेसिस्टेंस का वोल्टेज, इतना रेसिस्टेंस का रेसिस्टर आपको कनेक्ट करना होगा इसके सीरीज में। ठीक है, अब इस वोल्ट मीटर का नेट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर का नेट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा ऑफ वोल्ट मीटर, तो आप लिख दोगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ये G प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर कंप्लीट गैलोमीटर G2V एंड G2A। ये आपका तीनों, ये सारे एक ही टॉपिक के पार्ट है लेकिन छोटे छोटे 3 टॉपिक हो गए आपके। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से करना, और आज इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से इसके नोट्स तैयार करें, उसके बाद इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर में आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपने एक तरह से पहली बार पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तक इस चैप्टर का बहुत एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अभी आपके सामने ये पूरा डिटेल पार्ट पढ़ा है आपने, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू।